तो अटक बना, मॉन्टगोमरी था वो साहिवाल बना, और अब ताजा तरीन इजाफा इस लिस्ट में हुआ है बेनजीराबाद का। बेनजीराबाद नवाब शाह को कहते हैं, फैसलाबाद को 8 बाजारों का शहर कहते हैं, और अगर आप उसका एरियल व्यू देखें तो आपको बरतानिया का यूनियन जैक जो उनका झंडा है वो उसके पैटर्न पर ये गलियां और बाजार एग्जैक्टली उसके पैटर्न पे नजर आएंगे। और यहां का जो घंटा घर है वो फैसलाबाद की पहचान है। अगर फैसलाबाद का कोई एक सिंबल है तो वो घंटा घर ही है। क़याम पाकिस्तान के वक्त फैसलाबाद की शोहरत ज़रई नौयत की थी, लेकिन उसके बाद तरक्की करते करते सनती एतबार से ये बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान का मैनचेस्टर मशहूर हुआ। फैसलाबाद के मशाहीर में मैं समझता हूं सबसे पहले मैं अहमद खान खरल का तज़किरा करूंगा। ये बहादुर जर्नैल अंग्रेजों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह डटा रहा और इसने जामे शहादत नोश किया। फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला में इसका मजार है। फिल्म और फनून लतीफा के हवाले से फैसलाबाद इंतहाई फर्टाइल इलाका रहा है। पृथ्वीराज एक बहुत बड़ा एक्टर वो यहां पैदा हुआ। अमिताभ बच्चन की वालदा उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। फिर अबीर अबूजरी बहुत बड़े शायर पंजाबी के, निहायत शानदार शायर, फैसलाबाद यकीनन उन पे फख्र कर सकता है। फिर इसके साथ साथ नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, नजाकत अली, फिर अमानत अली, उसने भी इंडियन एक कंपटीशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। माजी की मशहूर सिंगर माला, इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। चंगेजी बहुत बड़े एक्टर थे चंगेजी माजी के। हसनैन फिल्म डायरेक्टर थे, 50 से ज्यादा फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। हज़ीं कादरी शायर और फिल्म राइटर, बहुत बड़ा नाम था। इसके अलावा हमारे नामवर कॉलम निगार और जियो टीवी पे शो करते हैं मेरे मुताबिक हसन निसार, इनका ताल्लुक भी ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि ये लायलपुर उसको लिखना बहुत पसंद करते हैं इसके पुराने नाम से, और ठीक ठाक नॉस्टैल्जिया पाया जाता है इनकी तहरीरों में फैसलाबाद से मुतालिक। फिर मास्टर सुंदर सिंह लायलपुरी, इनका बड़ा तज़किरा मिलता है फ्रीडम मूवमेंट की किताबों में। गवर्नर खालिद मकबूल एक उम्दा आदमी है। मदन लाल खुराना इंडियन स्टेट्समैन है और दिल्ली के सीएम भी रहे हैं। जी आप मशाहीर में भगत सिंह जो बड़ा मशहूर फ्रीडम फाइटर, और उसके बाद यहाँ के बड़े मशहूर लोगों में से जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, और इसके अलावा ज़िया मुहिउद्दीन साहब एक्टर हैं। और फिर स्टेज की दुनिया में एक से एक बड़ा नाम फैसलाबाद से आया है, और ये कोई मजाक नहीं है। तारिक जावेद मरहूम बहुत बड़ा आर्टिस्ट, मसलन मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग अमानुल्लाह, अगर कोई एक शख्स जिसे देख के मैं बेइंतहा इंप्रेस हुआ था, जिसकी एक परफॉर्मेंस देख कर ही, वो तारिक जावेद था, और फैसलाबाद से। नसीम विक्की का ताल्लुक फैसलाबाद से। फिर तारिक टैडी है, फिर साजन अब्बास है, वो ताहिर नाशाद है, ये सारे के सारे स्टेज के बड़े अच्छे नाम हैं। सरदार कमाल भी है जी, सरदार कमाल बहुत बड़ा नाम सरदार अच्छा जी, सब जान लें कि जेदा साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। जी जनाब। ओलंपियंस में और प्लेयर्स में शहबाज अहमद जो गुजरा फैसलाबाद से हैं, इसी तरह से 92 से ज्यादा ओलंपियंस हैं। मंजूरुल हसन, रशीदुल हसन, और इस तरह से अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो सईद अजमल। उसके अलावा अगर सियासी शख्सियात में देखें तो अफजल शाही, शेर अली, आबद शेर अली, मियां मनान, इरफान मनान, राना सनाउल्लाह, अकरम विर्क, राजा रियाज, और खसूसन पुराने लोगों में जाहिद सरफराज जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन का ताल्लुक भी फैसलाबाद से। अच्छा जी, एक निस्बतन गुमनाम शायर हैं फैसलाबाद के, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर कह रखे हैं इन्होंने। अशरफ यूसुफी इनका नाम है, और जरा शेर मुलाजा कीजिए। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर, उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। वाह 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 जी। फैसलाबाद में सबसे बड़ा मसला वहाँ के पीने के पानी का है, जो वहाँ के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत का बायस है। इसी तरह से ड्रेन का मसला बहुत बड़ा एक मसला है। फैसलाबाद में एक बड़ी नुमायां चीज़ जो ये है कि एशिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी लाइब्रेरी सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ एशिया,
اور نیوکلیر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ، نیوکلیر انسٹیٹیوٹ فار بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، جو پاکستان میں اپنے نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے جو اس کی پہچان ہے۔ شاہد صاحب، یہ جن ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کرپشن اور نااہلی سے اٹے پڑے ہیں۔ اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم فیصل آباد ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی بدخوئیاں بھی کریں۔ یعنی آج سے 15 سال پہلے فی ایکڑ جتنے من گندم ہوتی تھی آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ چنا آج سے 15 سال پہلے جہاں تھا وہاں سے نیچے آ چکا ہے۔ انڈیا میں گندم آپ سے آلموسٹ ڈبل ہے، اور پھر ایک انہی انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ایسا ہے جس میں ایک حضرت صاحب بزرگ ہیں جس کے سربراہ انہوں نے ایک ایسی گندم کی نسل انٹروڈیوس کی ہے جو 2 سال پہلے متروک ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، لیکن سیکرٹری صاحب چونکہ ان کے سفارشی ہیں اس لیے وہ قائم ہے اپنی سیٹ پر۔ تو اس لیے انشاءاللہ کسی دن ایکسکلوسیو سیگمنٹ کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں قائم یہ جو سفید ہاتھی ہیں ایک ایک کر کے ان کا تذکرہ شروع کریں گے۔ سر لوڈ شیڈنگ سے تسی فیصل آباد گئے ہو کدی؟ نہیں۔ ہن جا کے ویکھو تہاڈا مانچسٹر منجو دڑو لگدا جے۔ وہ کیسے؟ بجلی نہیں آندی، لوما بند پئیاں، لوما چ بلیاں نے بچے دتے نے، پیسہ آندا کوئی نہیں، کاروبار بند ہو گیا سارا، تے مانچسٹر چ ایڈے ایڈے ٹوئے پئے نے۔ بجلی تے اینی جاندی جناب، فیصل آباد لوکی گھنٹہ گھر چ واجی واجی واپس آندے۔ وہ بندے گھنٹہ گھر نوں پوچھی جاندے بھاجی لائٹ کدوں آنی ہے؟ انہوں چاروں پاسوں جنگلا لایا، ایک بندہ کہندا کھول دیو دوڑ چلا۔ We'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ 2008 کے جو انتخابات کروائے گئے تھے ان میں 4.25 کروڑ ووٹر جو تھے، جو نامزد تھے ان لسٹوں کے اندر، وہ ووٹر جعلی تھے، وہ ووٹر لسٹیں جعلی تھیں۔ تو ان سارے محرکات کے پیچھے کون سی ایسی قوت ہے جو ان لسٹوں کو تیار کرتی ہے؟ کس کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، اور یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ تو اب دیکھیں نا، ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات، یہ باقاعدہ ایک سنسنی خیز چیپٹر ہے آپ کی تاریخ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خوابیدہ خاموش تماشائی بنی قوم کے منہ پر ایک اور تھپیڑا ہے۔ یہ اس قوم کو ایک بار پھر قدرت نے جھنجھوڑا ہے۔ یعنی ہم وہ قوم ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے we had been sleeping over it، کہ ہمیں پتا تھا کہ جعلی ووٹس موجود ہیں، جعلی ووٹس بھگتائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اسے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ اس پر غور کر سکتے، اس پر ڈیبیٹ کر سکتے، ڈسکشنز کر سکتے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے، جیسا نوجوان نے بتایا، کہ 3 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ووٹس بوگس اور جعلی نکلے، انہیں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جو تشویش اور سنسنی کا باعث جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2008 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ٹرن آؤٹ کیا تھی؟ 44%۔ اس میں ٹوٹل 8 کروڑ ووٹ کا تقریباً یوں سمجھیے کہ 50% کاسٹ ہوا، اور اس 50% میں 90% وہ ہے جو بوگس اور جعلی ووٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکومت، اس سے پچھلے انتخابات، اس سے پچھلے انتخابات، یہ جتنی حکومتیں قائم ہوتی آ رہی، میں زیادہ دور نہیں جاتا، میں پوسٹ ضیاء ایرا کی بات کرتا ہوں، ان جعلی ووٹوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ 88 کا الیکشن چھوڑ دیں، اس کے بعد سے اس کا مطلب ہے جتنی حکومتیں آئیں، 2 بار نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، 2 بار بی بی وزیر اعظم ہوئی، یہ سب کا سب جھوٹ تھا، ڈھکوسلا تھا، دکھاوا تھا۔ اور پھر انہوں نے جو انتخابات کروائے سن 2002 میں میجورٹی لے کر ان کے ہواری 5 سال حکومت کر گئے، وہ سب کی سب 2 نمبری تھی۔ یہ ہے تشویش کی بات۔ آپ ایک ایسی پڑھی لکھی سینسیبل قوم ہے جس کے منہ پر کالک مل دی گئی، یعنی آپ کے ساتھ براڈ ڈے لائٹ رابری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، آپ کا حق سلب کیا گیا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ ایک تو یہ باعث تشویش، باعث شرم بات ہے، اور دوسرا نوجوان کا یہ جو کوسچن ہے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ کون، اس کے محرکات کون تھے؟ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کروایا ہے سارا کچھ؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا دم خم ہی نہیں رکھتی کہ 4 کروڑ یعنی نصف آپ کا ووٹ جو ہے وہ فیبریکیٹ کر لے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے
जो इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई मुनज़्ज़म है। आपके मुल्क में सबसे बिला शिरकत गैरे अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने की है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का छोटा सा पार्ट टाइम पार्टनरशिप करते रहे। जब इक्तदार में होते हैं तब भी हिस्सा होते हैं, अपोजिशन में होते हैं तब भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, छोटा सा। समटाइम्स स्टूजेस वाला रोल प्ले करते हैं, चमचों का रोल प्ले करते हैं, गुमाश्तों का रोल प्ले करते हैं। हकीकत यह है, सकूते ढाका के बाद मैं भुट्टो साहब को पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा विजनरी समझता हूं। बहुत बड़े लीडर थे वो, इसमें कोई शक नहीं। और भुट्टो का सबसे बड़ा तोहफा पीपल्स पार्टी है। आप उसके साथ भले से करोड़ों इख्तलाफात रखें, लेकिन पार्टी एक ही है और वो नजर आती है। लेकिन भुट्टो साहब के अंदर शख्सी कमजोरियां थी बेपना। भुट्टो साहब बाज औकात बड़े नॉन डेमोक्रेटिक हो जाते थे। मैं एक चीज अक्सर उसका तज़किरा करता हूं सियासतदानों को, जब मैं उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करता हूं, इडियोसिंक्रेसी, उनकी जाती पसंद नापसंद और जाती मिलानात जो थे, भुट्टो साहब को बड़ा लुत्फ आता था। तारीख पढ़ते हुए महसूस होता है कि वो बाज लोगों को जिच करके बड़ा लुत्फ लेते थे। यानी पलटन मैदान में जो कुछ हुआ ढाका में, जब हथियार डाले पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी जर्नैल ने अपना रिवॉल्वर पेश किया और सिग्नेचर्स किए, अब ये एक तहकीर और बड़ी हद तक की बात थी। एक बैड पैच ऑफ हिस्ट्री होता, बड़ी कौमों की तारीख में, बड़ी बड़ी जिंदा और बड़ी दलेर कौमों की जिंदगी में भी इस तरह के वाकयात आते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इसका ढंडोरा पीटते चले जाएं। ताहम इससे सबक जरूर सीखना चाहिए। भुट्टो साहब ये सबक एक ही दिन में सिखाना चाहते थे। मैं इसमें कोट करूंगा आपको किताब, अगर किसी को शौक हो, मुख्तसर सी किताब है, अ ड्रीम गॉन सावर। ये रोहिदाद खान की किताब है, बड़ी मुख्तसर सी किताब है। रोहिदाद खान उन लोगों में से था जिनके बारे में कहते हैं टू बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उस वक्त वो भुट्टो साहब के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बने। तो वो कहते हैं कि भुट्टो साहब की तरफ से एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि ये हथियार डालने वाली फिल्म बार बार चलाई जाए ताकि फौज की, जर्नैलों की तजलील हो सके। वो कहते हैं एक दफा चली, दूसरी दफा चली, तीसरी नहीं चलने दी गई। एक कर्नल साहब आए, सारी फिल्में शिल्में उठा के ले गए। और उसके बाद से ये एक सिलसिला, एक पहम, आपस में एक दुश्मनी की कैफियत, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जुल्फकार अली भुट्टो और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टग ऑफ वॉर की कैफियत शुरू होगी। ये था आगाज। ये इतनी लंबी तमहीद इसलिए देनी थी जरूरी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे नए लोग, हमारे यंगस्टर्स टोटली नाआशना है इन बातों से। ना ये बातें किताबों में मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो इन्हें तौफीक ही नहीं होती। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो चीजें बुनियादी तौर पे आपको पढ़नी और जाननी चाहिए, आप उससे भी या रूगर्दानी करते हैं या आपको कोई सजेस्ट नहीं करता कि भी ये किताबें पढ़ें, ताकि आपको कम से कम अपनी तारीख का पता तो चले, फौरी तारीख का। अब मत जाएं चंद्रगुप्त मौर्य पे, कम से कम आज से 20, 25, 30 साल पुरानी तारीख तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बड़ा तवील मौजू है और इसके ऊपर एक सेगमेंट में तो क्या 10 सेगमेंट्स में भी बात मुकम्मल नहीं की जा सकती। ख़वातीन हज़रात, हम इसे कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वोटर्स लिस्ट और बोगस वोटों से मुतालिक। एस्टैब्लिशमेंट ने यह तहिया कर लिया था कि हम ये गलती अब नहीं रिपीट करनी। हमने अब वन मैन वन वोट करके किसी भी भुट्टो जैसे आदमी के हवाले इस मुल्क की कुंजियां नहीं करनी। यह थी वो बुनियादी गलती जो एस्टैब्लिशमेंट ने भी की और भुट्टो साहब से भी हुई। भुट्टो साहब को थोड़ा सा स्पीड अपनी कम रखनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब जो कर रहे थे, एक डेमोक्रेटिक लीडर का ये हक है, वो कर सकता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि आप उस हक का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। महज अवाम की ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती, एस्टैब्लिशमेंट की भी ट्रेनिंग होती है। आज अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट नविश्ता दीवार पड़ चुकी है, इक्तदार पे कब्जा नहीं किया जा रहा, तो उसकी एक वजह यह है कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी ट्रेंड हो चुकी है। अब उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, हम हुकूमत करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम हुकूमत करवाएंगे, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे, लेकिन बैकड्रॉप के तौर पे। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो तारीख का एस्टैब्लिशमेंट ने सीखा। चुनांचे भुट्टो साहब खत्म हो गए, भुट्टो साहब का इक्तदार खत्म हुआ, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। ये सारा इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट और भुट्टो साहब की वो जो टग ऑफ वॉर थी वो कार फरमा थी।
اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ جو 88 اور 90 کا جو درمیانی عرصہ تھا نا، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا چنک آف بوگس ووٹس ان 2 سالوں میں، ان 1.5 سالوں میں بنا. اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ